अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़म फ़ाखर में खुश आमदीद। सबसे पहले दुश्मनों के दिल पर तीर की बात करना यानी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी की बात करना तो जनाब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और तमाम जमहूरियत पसंदों को इस बात की मुबारकबाद देना कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला हुआ है, पाकिस्तान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का बोलबाला हुआ है और वो तमाम इख्तियारात जो 58(2)B के खात्मे के बाद और जनाब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट को सौंपे गए थे, उसके नतीजे में जनाब अदलिया ने अपने रोल को ना सिर्फ एक्सटेंड कर लिया था बल्कि उन्होंने पार्लियामेंट के इख्तियारात पर शब-खून मारने शुरू कर दिए थे और उसका ये अमली नतीजा तो सामने आना ही आना था। अगर हम पार्लियामेंट में मौजूद सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो सियासतदानों के अच्छे कामों पर उनकी तारीफ करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के नौजवान सियासतदान जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तारीफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह गुज़िश्ता चंद रोज़ में अपनी सियासी चाबुकदस्ती का सबूत दिया है वो इस बात का बरमला इज़हार है। वो जो इंडियन फिल्म का डायलॉग नहीं होता कि मछली के बच्चे को तैरना सिखा रही है, बिल्कुल वैसे ही बिलावल भुट्टो साहब ने इस बात का सबूत दिया है कि उनकी रगों में भुट्टो का खून दौड़ रहा है और उनके जो सियासी टेम्परामेंट है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का था। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अंदर एक जानिब भुट्टो के घन घरज की झलक भी नजर आ रही थी तो दूसरी जानिब उनके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ज़ब्त और तहम्मुल भी नजर आ रहा था। और ये इस बात की तरफ इजहार है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अंदर ये जो कॉम्बो है घन घरज और जो है ज़ब्त का कॉम्बो, सब्र का कॉम्बो, ये पाकिस्तान की सियासत के रुख को बदलने के लिए काफ़ी है। और अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की तारीफ कर रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ वो जो सियासी गुंडोए कल हमें मुख्तलिफ जगहों पर फिरते हुए नजर आ रहे थे उनके ऊपर नमक डालना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी जो तड़पन है वो भी एक लाजवाब मजा देती है उन तमाम लोगों को जो बहुत ही लंबी जुबान निकालकर इस बात का इजहार करते थे कि जनाब काजी जो तो जाएगा लग पता जाएगा, पैन काजी जा रहे हैं तो तुझे समझना लग पता लाना ना वो लाके दिखाओ। मैं हैरान हूं उन तमाम लोगों पर जो इस बात की तरफ जनाब ना सिर्फ उछल उछल के तालियां बजाते हैं बल्कि वो तमाम लोग जो इन तमाम कमेंट्स को या उन तमाम वीडियोस को देखकर जनाब खुशी से उछलते हैं, उनकी जो ज़हनी सेहत है उसके ऊपर शकूक व शुबहात लाहक हो जाते हैं। कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो जनाब असद तूर साहब ने की थी और इस वीडियो में इस बात का इजहार किया गया था जो मेरी समझ में नहीं आया कि ये किस आइन के तहत ये सब काम होगा। असद तूर साहब ने इस बात का जिक्र किया कि अगर जनाब मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया और उनकी जगह पर जो टॉप सीनियर बाकी दो बचते हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया गया तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज साहिबान है 17 जज साहिबान है वो अज खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ ले लेंगे। यार ये लॉजिक कहाँ चली जाती है बंदे की, ये अकल कहाँ मर जाती है, ये किस जगह पर घास चढ़ने चली जाती है, इसकी समझ नहीं आती। मंसूर अली शाह साहब से आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन मंसूर अली शाह साहब के जो आईनी विजन है उसके ऊपर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि काले भूंडों ने उनके ऊपर को दम दरूद किया था, को बुशरा बीबी से को तावीज़ लेके आए थे, को पानी में घोल के उनको पिला दिया, जिसके नतीजे में ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके अंदर जो बुनियादी रैशनल्स हैं मंसूर अली शाह साहब ने अपना फैसला लिखते हुए उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन इसके बावजूद मंसूर अली शाह साहब जिस तरीके से अदालती इस्लाहात के ख़्वाह रहे हैं, लाहौर के अंदर बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उन्होंने जिस तरह की मिसालें कायम की हैं वो अपनी मिसाल आप है। अब आप मंसूर अली शाह साहब से ये तवक्को करें कि वो आइन में दिए गए इस बुनियादी नुक्ते को कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हल्फ सदर ममलिकत लेंगे और सदर ममलिकत ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट करेंगे, किस तरीके से इस आइनी रूह से बाहर चले जा सकते हैं। जज साहिबान चाहे मंसूर अली शाह साहब हो, चाहे मुनीब अख्तर साहब हो, चाहे नईम अख्तर अफगान हो, जो मर्जी आप जज साहब का नाम ले ले, वो आइन के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, वो आइन की किस प्रोविजन के तहत जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से अलग से ही हल्फ ले सकते हैं, मुमकिन नहीं है। यह बात महज नफाक को क्रिएट करना और व्यूज के चक्कर के अंदर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस सूरत हाल को डिफ्यूज करना और इदारे के अंदर तकसीम को और ज्यादा गहरा करना किसी काले बूंद के इशारे पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। लिहाजा एक जानिब तो इस बात का इजहार कि जनाब अदालत गर्दी को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है,
تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کالے بھونڈے ہیں ان کے بارے میں اگر ہم اس بات کا تصور کریں کہ جناب یہ واپس اپنی کھکھر میں گھس گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے. یہ یقینی طور پر کسی نہ کسی نکر میں بیٹھ کر کسی بھی واٹس ایپ گروپ کے ذریعے یا پرچیوں کے اوپر اس بات کا اظہار کرے ہوں گے کہ جناب اب اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے, وہ کون سا عذر ہے جو اب ہمیں تلاش کرنا ہے, وہ کون سا بہانہ ہے جس کے ذریعے جمہوریت اور پارلیمنٹ پر شب خون مارنا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد عدالت کے اندر یہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی سپریمیسی ہے اس کے اوپر حملے بند ہو جائیں گے فوری طور پر, تو یہ کہنا قطعی طور پر ناممکن ہے. ہاں, یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا جب سپریم کورٹ کے بالکل پیرلل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کو قائم کیا جاتا اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کو اس کو جو ہے وہ سپریم بنایا جاتا کہ وہ سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر آ کر سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کر سکتی. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا دائرہ کار سپریم کورٹ آف پاکستان کے دائرہ کار سے بڑا ہوتا, تبھی یہ سارے معاملات کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ فیصلے جو 13 رکنی فل کورٹ نے دیا تھا یعنی مخصوص نشستوں کا کیس, اب اس آئینی ترمیم کے بعد وہ تمام کے تمام مقدمات کانسٹیٹیوشنل بینچز کو منتقل ہو جائیں گے. تو وہ فیصلہ جو 13 رکنی بینچ نے کیا تھا اس کو 5 رکنی بینچ اوور رول کیسے کرے گا. اب نقطہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بڑا آئینی اور قانونی اٹھایا کہ جناب 13 ججوں کے فیصلے کو 5 جج کس طریقے سے منسوخ یا تبدیل یا کالا دم قرار دے سکتے ہیں, کیونکہ میجورٹی کا اصول تو ہر جگہ پر ہے نا. 13 رکنی بینچ کا فیصلہ 14 رکنی بینچ ختم کر سکتا ہے یا 15 رکنی بینچ ختم کر سکتا ہے. یہ نقطہ اس وجہ سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو اسٹیبلش کیا جائے کہ سپریم کورٹ جو آئندہ چیف جسٹس کی قیادت کے اندر بنے گی وہ سپریم کورٹ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حال بھی وہی کرے گی جو شریعت اپیلیٹ بینچ کا کیا گیا تھا, اور اس کو بھی جو ہے نا وہ موجودہ سپریم کورٹ سے الگ کر کے بنایا گیا تھا, لیکن پے در پے فیصلے دے کر شریعت اپیلیٹ بینچ کو بھی سپریم کورٹ کے تابع کر دیا گیا. اور اسی طریقے سے آنے والے وقت کے اندر یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کو بھی سپریم کورٹ کے تابع کر دیا جائے گا. لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ گیم اتنی جلدی ٹھنڈی ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے. آئین سازوں کو اس نقطے کو یقینی طور پر مد نظر رکھنا چاہیے تھا اور اس بات کو اسٹیبلش کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا یہ سپریم کورٹ کے 17 رکنی بینچ کے مساوی ہوگا. یہ 5 جج کا فیصلہ 17 ججز کا فیصلہ مانا جائے گا, تبھی یہ جو بیلنس آف پاور ہے یہ یقینی طور پر اسٹیبلش ہونی تھی. لہٰذا اسی نقطے کا اظہار آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران سامنے آیا. مسابقتی کمیشن, ٹھیک ہے جی, اس کے حوالے سے ایک مقدمے کی سماعت تھی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو سینئر موسٹ جج ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے, وہ اس 2 رکنی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ موجود تھی محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ. اور اس کیس کی سماعت کے دوران 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق دلچسپ ریمارکس جناب منصور علی شاہ صاحب اور محترمہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے سامنے ان کی طرف سے پیش آئے. موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق بھی ایک کیس تھا اور اس کیس کی سماعت کے دوران جناب جسٹس منصور علی شاہ نے کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے دلچسپ مکالمہ ہوا. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا موسمیاتی تبدیلی کے چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, جس پر جو ہے وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. جسٹس منصور نے سوال کیا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اٹارنی جنرل گزشتہ رات مصروف رہے ہیں اس لیے نہیں آئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس موقع پر مسکراتے ہوئے کہا اب تو ساری مصروفیات ختم ہو چکی ہیں, آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہوں. اور پھر عدالت نے کیس کی سماعت کو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا. مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آئینی بینچ کا تذکرہ کیا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے سوال کیا کہ کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں. یہ والا جو سوال ہے اس کی گہرائی پر آپ نے ذرا غور کرنا ہے. میں سوال دوبارہ دہراتا ہوں, کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں. اب لگتا ہے
ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरोग नसीम का यह कहना था कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए। चलें जी, अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा कि 26वीं आईनी तरमीम में और क्या क्या है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहां पर नहीं सुना जा सकता। इसका मतलब यह है कि यह नुक्ता इस वक्त भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जहन में मौजूद है कि आईनी बेंचेस के केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर बेंचेस में सुने जा सकते हैं। और अगर इस हवाले से मेजॉरिटी के असूल को मद्देनजर रखते हुए 6 रुकनी बेंच कोई जजमेंट देता है कि जनाब वो केसेस जो माजी के केसेस हैं जिनके ऊपर 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है, वो 5 रुकनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जाएंगे, बल्कि इसके ऊपर जो 14 रुकनी बेंच या 15 रुकनी बेंच या 13 रुकनी बेंच ही बनेगा और वही उसके ऊपर फैसला देगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस मकसद यानी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इख्तलाफी नुक्ता है उसको दूर करने के लिए बनाया गया था, तो उसके ऊपर एक जनाब बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अलबत्ता इंपॉर्टेंट नुक्ता यह भी है कि शायद आइन साजों ने इस सूरत हाल के एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए आइन में तरमीम करते हुए इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि जो प्रे की जाएगी, जो इस्तदा की जाएगी, वही रिलीफ या उसी नुक्ते के ऊपर फैसला दिया जाएगा। कंप्लीट जस्टिस की आड़ लेते हुए किसी तरह का कोई फैसला अब नहीं दिया जा सकता 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद। लिहाजा जो अगर ये बात मैं आपसे कहूं कि ये गेम खत्म हो चुकी है, ये गेम खत्म नहीं हो चुकी, क्योंकि अभी भी आम बेंच और आईनी बेंच के हवाले से जो सूरत हाल है वो ना सिर्फ ऑन है, बल्कि ये जिक्र करना कि जनाब 3 हफ्ते सब्र कर लें, ज़रा हमें भी पता चल जाए कि ये जो आईनी तरमीम है इसके अंदर कौन कौन से फनीयर मौजूद हैं, ताकि फिर उन फनीयरों का जो है वो सफाया किया जा सके या उनको भी काबू में लाने के लिए कोई तरकीब लगाई जा सके। ये इस बात की तरफ इशारा है कि काले भूंड अभी एक्टिव हैं, वो अभी खामोशी से नहीं बैठे। और 26वीं तरमीम की मंजूरी का मतलब ये कतई तौर पर नहीं है कि ये जो रस्साकशी अदालती जो शख्सियात और रियासती शख्सियात के दरमियान थी, वो रस्साकशी अभी थम गई है। अभी इस रस्साकशी के हवाले से 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो फिर जाके जनाब को मामला थमेगा। अदरवाइज अभी ना सिर्फ गेम ऑन है, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे आने वाले वक्त में मजीद कुछ और पहलू भी हमारे सामने आएंगे, खास तौर पर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट। और जिस तरह जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इशारा दिया है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे, तो फिर जनाब ये कहानी तो अभी चलेगी, अभी इसके रुकने का कोई इम्कान नहीं। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।